हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मकदम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिलेबस बताने वाला हूँ, जो कि मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि सिलेबस आने वाला है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो घड़ी का इंतज़ार जो था जिस चीज़ का, वो ख़त्म हुआ। आपका सिलेबस आ चुका है, लेकिन इसमें एक कमी ये है कि उर्दू वालों के लिए सिलेबस नहीं दिया गया। वो भी दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, है ना। लेकिन चलिए हम आगे देखते हैं किस तरह का सिलेबस आया है। और इंग्लिश जो है कंपलसरी है। इंग्लिश का सिलेबस मैं बताऊंगा। जिन्होंने इंग्लिश रखा है, उर्दू रखा है, उर्दू वालों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, है ना, उनको समझने में। आप लोगों के हिसाब से मैंने बताया है इंग्लिश में कहाँ से सवाल आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे दरख्वास्त, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सके। और मैंने अभी तक 19 क्लास पढ़ाया है ना, उर्दू वालों के लिए। और उनके सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नज़र यहाँ पर भी डाल दें कि ये जो है आपका लैंग्वेज हिंदी वालों के लिए है ना। एक नज़र डाल लेते हैं इनको, फिर हम आगे देखेंगे। रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम से जो सवाल बनेगा, है ना, ये आपके सवाल आएंगे इनसे। और फीचर लेखन, जीवन संदर्भों से जुड़ी घटना एवं स्थितियों पर फीचर लेखन, ये सब इनसे सवाल जो आएगा, है ना। और आरोह भाग जो 1 से लेकर एवं भाग 2 तक, और वितान भाग जो है एवं भाग 2 तक 1 से लेके, है ना। और व्याकरण में आपका रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, क्रिया, अवयन, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय कारक, इन सभी से आपका सवाल होगा हिंदी में। लैंग्वेज 1 जिन्होंने रखा होगा हिंदी इंग्लिश के साथ। अब हम देखते हैं इंग्लिश में किस तरह के सवाल कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी है इंग्लिश, है ना। उर्दू वालों के लिए बहुत ही तकलीफ़दाह है, क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी हो रही है कि इंग्लिश में भी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप देख लें, आपके जो लैंग्वेज 1 में जो इंग्लिश है, अनसीन पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन, जो कि 150 वर्ड का होगा। यानी कि आप यूँ समझे, इसमें जो है गैर देखी गई इबारत, यानी कि पैसेज जो है गैर देखी गई इबारत एक ऐसी तहरीर होती है जो तलबा को बगैर किसी पहले से मालूम हो, यानी कि मालूमात के पढ़ने के लिए दी जाती है, ताकि इस तहरीर का मकसद तलबा के फ़हम व अदराक, ज़ुबानदानी और ग्रामरी की महारत को जांचना होता है, ठीक है। जब आप एक गैर देखी गई इबारत का तजज़िया करते हैं तो आपको दर्ज झेल मौज़ूआत पर सवालात का सामना भी करना पड़ता है, जिससे कि आप यूँ समझे कि इसी पैसेज से आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, एडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होगा आपका, उन्हीं से सवाल हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, आपका जो है टेंस है। ये दूसरे नंबर पे आपका टेंस है, यानी कि ज़माना, यानी कि इबारत में ज़माने की शनाख्त के लिए इफ़ाल का जायज़ा लेना, है ना, इफ़ाल का जायज़ा लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप समझे कि टेंस में आपका माजी, हाल, मुस्तक़बिल होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है माजी, यानी कि वो कल बाज़ार गया था। ये जुमला जो है माजी का है, क्योंकि काम पहले हो चुका है। टेंस में जो दूसरा है वो है हाल, यानी कि प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं। वो अभी किताब पढ़ रहा है, यानी कि ये जुमला हाल का है, क्योंकि काम अभी जारी है। तीसरा है मुस्तक़बिल, यानी कि फ्यूचर, है ना। ये सारा जो है इसी टेंस के अंदर है, ये जो आप देख रहे हैं मुस्तक़बिल, फ्यूचर, यानी कि वो कल स्कूल जाएगा। ये जुमला मुस्तक़बिल का है, क्योंकि काम आने वाले वक्त में होगा, अभी आया नहीं है, ठीक है। ये तो था टेंस। अब हम चलते हैं वॉइस। ये जो देख रहे हैं तीसरे नंबर पे वॉइस जो है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल की नौइयत, यानी कि अफ़ाल की नौइयत में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस शामिल होता है। वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। ये उर्दू वालों ध्यान रखो इस बात को। यानी कि सबसे पहला जो होता है एक्टिव वॉइस, यानी कि फ़ाइल खुद अमल करता है। फ़ाइल जो है खुद अमल करता है इसमें, एक्टिव वॉइस में। यानी कि अली ने ख़त लिखा, और यहाँ अली ने खुद ख़त लिखा, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ अली ने खुद ख़त लिखा, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है, समझें इस बात को। दूसरा जो है पैसिव वॉइस, यानी कि फ़ाइल पर अमल किया जा रहा है, यानी कि ख़त अली के ज़रिए लिखा गया है।
यहाँ ख़त लिखने का अमल अली के ज़रिए हुआ, इसलिए ये पैसिव वॉइस हुआ। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके। अब आते हैं चौथे नंबर पे नरेशन। ये जो देख रहे हैं आप नरेशन, तो नरेशन में क्या होता है? नरेशन कहते हैं उर्दू में बयान, यानी कि बयान की दो अक़साम होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें यूँ समझे कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि बराह रास्त बयान, जिसको हम अली ने कहा मैं आज स्कूल जाऊंगा, अली ने कहा मैं आज स्कूल जाऊंगा, यानी कि ये क्या हो गया? आपका डायरेक्ट स्पीच है ना। ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि अली के अल्फाज जो को तो नकल किए गए, यानी कि जो अली ने कहा वही स्पीच जो है, वही अल्फाज मैंने दूसरों को बताए, तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि अली ने कहा कि वो आज स्कूल जाएगा, ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। क्यों? क्योंकि ये अली के जो अल्फाज को अपने अंदाज में, यानी कि अली ने कहा कुछ और, ठीक है, और उसी बातों को मैंने अपने अंदाज में बयां कर दिया, उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम आइडियम्स और फ्रेज में, यानी कि जिसको हम कहते हैं मुहावरात और जुमले। आइडियम्स और फ्रेज जो है ये मुहावरात और जुमले हैं, यानी कि मुहावरात और जुमले वो मखसूस अल्फाज है, ये फ़िक्रे हैं होते हैं जिनके मायने आम मायने से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, जैसे कि मुहावरा आप समझे कि आसमान से बातें करना, यानी उसका मतलब होता है कि बहुत बुलंद होना, जैसे उस इमारत के आसमान से बातें हैं, यानी वो बहुत ऊंची है। ये तो हो गया मुहावरा। ठीक है, अब आगे है जुमला। जुमले में क्या है कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, यानी कि उसका मतलब होता है कि बहुत कोशिश के बाद कमज़ोर नतीजा हासिल होना। ठीक है, ये हो गया आपका जुमला। ठीक है, अब हम आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो है आपके मुतरादिफात और मुतज़ाद अल्फाज। अल्फाज के मुतरादिफात और मुतज़ाद अल्फाज की शनाख्त देखें आप। सबसे पहले हम देखेंगे मुतरादिफात, यानी कि खूबसूरत, हसीन, यानी कि अल्फाज तो अलग हो जाए, यानी मायने एक ही होते हैं, दिलकश, जमील, इल्म, दानिश, है ना, मारिफत, शऊर। लेकिन मुतज़ाद जो होता है दिन रात, यानी कि आपका एक अल्फाज है दूसरे अल्फाज का मायने बिल्कुल अलग हो, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मुतज़ाद। दिन रात, अच्छा बुरा, सच झूठ, बिल्कुल उसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है। लैंग्वेज 1 जो कि इंग्लिश, जो कि कंपलसरी है, और लैंग्वेज 1 में भी उर्दू रखा जाता है, जो कि 15 नंबर का होता है। 15 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया और 15 नंबर का आपका उर्दू हो गया। लेकिन यहाँ पर सिलेबस नहीं दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट तक आपको पूरी किताब पढ़नी है उर्दू की, है ना। कहीं से भी सवाल आ सकता है। अब आपके मन में होगा कि कहाँ तक पढ़ें, आपको सभी किताब के सभी ड्रामा, अफसाने, नज़्म, नस्र, मजमून, है ना, नॉवल, सब चीज़ आपको पढ़ के रखना होगा, है ना। यानी कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ क्लास, आप मेरी क्लास को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अहम है, ज़रूरी है ना, जिनसे सवालें आ सकती है, वही चीज़ें अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आपका मैथ में कहाँ से रहेगा सवाल। डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगा और इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, अलजेब्रा से रहेगा और प्रोबेबिलिटी से आपका सवाल रहेगा, है ना। आगे देखें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्या रहेगा सवाल। बाल व्यवहार का अध्ययन से आपका सवाल रहेगा, जो कि व्यवहार के सिद्धांत हो गया, है ना, व्यवहार के निर्धारक तत्व रहेगा। बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन, इतिहास विधि से रहेगा, है ना। बालक की वृद्धि एवं विकास से सवाल रहेगा, जिसमें कि आपका वृद्धि एवं विकास की अवधारणा रहेगा, विकास की मुख्य अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, बाल अवस्था से किशोरावस्था तक शारीरिक, बौद्धिक, संवेगिक एवं भाषा विकास से सवाल रहेगा। व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन से सवाल रहेगा, जो कि आपका व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व, और विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण टेक्निक से सवाल रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षिक प्रभाव से सवाल रहेगा, जो कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्षमता, अभिरुचि, आदत, संवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षिक प्रभाव से सवाल रहेगा, है ना।
शिक्षा और अधिगम। अधिगम के विभिन्न तरीके हैं, अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, है ना, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, भूल एवं प्रत्ययन सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना। इन सभी से आपका सवाल रहेगा। जनरल स्टडी में क्या पढ़ना है आपको, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेगा, है ना। ये भी आपको पूरा ही पढ़ना होगा, सामान्य अध्ययन से कहीं से भी सवाल आ सकता है। और लैंग्वेज 2 जो आपका होगा वो भी आपका इंटरमीडिएट तक आपको पढ़ना ही होगा, बिना पढ़े होगा नहीं। आपको 1 से 2 दफ़ा आपको सभी पढ़ लेना, मैं पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पर। लैंग्वेज 2 में जो आपका सब्जेक्ट है, जिन्होंने भी अपना सब्जेक्ट रखा है हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, उड़ाव, कुरमाली, कोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, जिन्होंने भी रखा है उनको 12 तक का आपको सभी क्लास के किताबों को पढ़ना है ना। सभी चीज़ें पढ़ना है, यानी कि जो उर्दू वाले हैं उनको तो पढ़ना ही होगा, नज़म, नस्र, गज़ल, अफसाना, नावल, है ना, ग्रामर, सभी चीज़ें पढ़नी होंगी। मैं अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। फिर मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा इंशाल्लाह, है ना। कम से कम 10-20 प्रैक्टिस तो कराऊँगा ही, जिससे आपको थोड़ा आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है ये तरीका समझ में आ जाएगा। ये सिलेबस आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख लें, है ना। उर्दू वालों के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज 1, उर्दू लैंग्वेज 2 जिन्होंने रखा है उनके लिए ये बहुत ही अहम है, मुफीद है, क्योंकि मैं हर रोज़ पढ़ा रहा हूँ और अभी तक 19 क्लास हो चुका है ना। ग्रामर भी मैंने पढ़ाया है कुछ, और क्लास वाइज में क्लास पढ़ा रहा हूँ। आपको 12 तक पढ़ना ही है और इंशाल्लाह जल्द ही मुकम्मल होने वाला है। और सभी के सारी PDF मेरे चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो फिर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।